आज से हम जो है वो चैप्टर टू चैप्टर रिव्यू करेंगे। तो जो चैप्टर टू चैप्टर रिव्यू होगा इसमें हम जितनी भी बेस्ट सेलर बुक्स हैं इनका हम देखेंगे, रिव्यू देखेंगे और वन बाय वन जो है ना हम जितने भी इनकी की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो सबसे ग्रेट बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जो है जो इस टाइम पे भी जो है वो 1939 के अंदर इवन पब्लिश हुई, लेकिन आज भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक समझी जाती है और वो भी सक्सेस के हवाले से वन ऑफ द बेस्ट बुक है और नंबर 1 बुक है। आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं और इस पे ऑलरेडी एक वीडियो तो बन चुकी है कंप्लीट, लेकिन चैप्टर टू चैप्टर जो है वो बात करेंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट के ऊपर बात करते हैं जो है डिज़ायर की। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा प्रॉपर होके बैठें, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपके लिए है, तो आप अगर इसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो एक्चुअली मैं यही समझूंगा कि मैं वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ना मैं टाइम वेस्ट करता हूँ ना आप अपना टाइम वेस्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो नेपोलियन हिल जो हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि 25 साल की रिसर्च के बाद जो है 25 साल की रिसर्च के बाद ये बुक लिखी गई, थिंक एंड ग्रो रिच, कि सोचिए और अमीर होइए। ठीक है, या सोचिए और कामयाब होइए। अब सक्सेस जो है वो हर एक का अपनी सोच है कि उसके अकॉर्डिंगली सक्सेस क्या है। ठीक है, तो वो कहता है कि आप कुछ भी जो है वो सोच के अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, थॉट्स जो हैं वो क्या हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज़ को अचीव करने की। लेकिन उसके बाद वो पहला चैप्टर जो है जिसमें वो डिज़ायर की बात करता है नेपोलियन हिल, उसमें वो बताता है कि आपको कोई भी कामयाबी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको उसकी डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपको उसकी डिज़ायर होगी तो तब ही आप उसके बारे में सोच सकेंगे। क्योंकि अगर आपको डिज़ायर ही नहीं, आप एक चीज़ चाहते ही नहीं, तो आप उसके बारे में क्यों सोचेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? लेकिन जब आपको डिज़ायर होगी तो तभी तो आप सोचेंगे। और फिर अब कमाल की बात यह है, ज़रा समझनी है, कमाल की बात यह है कि नेपोलियन हिल साहब क्या कहते हैं जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ सोचना जो है दैट्स नॉट इनफ, कि आप अगर चाह रहे हैं या आप सिर्फ सोच रहे हैं तो वो काफ़ी नहीं। आपकी जो डिज़ायर है, अगर वो एक सिंपल डिज़ायर है, तो डिज़ायर्स तो लाखों होती हैं भाई, करोड़ों होती हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो जहाँ पे हम एक फेल्ड सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे कौन ऐसा शख्स होगा जिसकी डिज़ायर्स नहीं होंगी? दर्जन भर डिज़ायर्स की बात करें। ठीक है, हर एक की, कोई पैसा कमाना चाह रहा है, कि जिसके पास पैसा है वो उससे ज़्यादा कमाना चाह रहा है, कोई घर बनाना चाह रहा है, कोई गाड़ी लेना चाह रहा है, कोई PhD करना चाह रहा है, कोई जो है वो लेक्चरर बनना चाह रहा है। मतलब बेशुमार बेहिसाब डिज़ायर्स हैं, लेकिन क्या वो इन डिज़ायर्स को अचीव कर पाएगा? नहीं, किसी सूरत भी वो इन डिज़ायर्स को अचीव नहीं कर सकता। गोया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बिगिनिंग पॉइंट है, लेकिन इसके बावजूद वो डिज़ायर रख के अचीव नहीं करेगा। तो नेपोलियन हिल क्या कहते हैं कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डिज़ायर हो वो बर्निंग डिज़ायर हो, वो उसमें इतनी शिद्दत होनी चाहिए, इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि आप हर लम्हा उसे जो है दें, एक पैशन के साथ उसे सोचें, तब जाके आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। चलें इसकी एग्जांपल लेते हैं कि भाई कैसे जो है बर्निंग डिज़ायर काम करती है और सिंपल डिज़ायर जो है वो काम नहीं करती। एक शख्स एक बार सुकरात के पास आया। सुकरात हम जानते हैं एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र, बहुत बड़ा नाम, ग्रीक फ़िलासफ़ी का उसे दाता माना जाता है। ठीक है जी, और आज तक दुनिया ये तय नहीं कर सकी कि उससे ज़्यादा अक्लमंद या ज़हीन शख्स कोई आया भी कि नहीं, क्योंकि वो एक ही बात कहा करता था, आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग, कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब जब वो ख़ुद कह रहा है कि वो कुछ नहीं जानता, तो कोई कैसे तयन करेगा, कोई कैसे आइडिया करेगा कि भाई यार इसे कितना आता है? इसका मतलब कोई आइडिया ही नहीं लगाया जा सकता। तो कहा जाता है वो अपने ज़माने का बहुत ही लायक तरीन शख्स था कि उसे उस टाइम के मुरवजा उलूम जो थे, जो उस टाइम के जो उलूम थे, जो नॉलेज था, वो उसे उस पे बहुत ज़्यादा महारत थी। तो उससे एक शख्स ने पूछा कि यार
ये बताओ कि ये इतना ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुमने ये नॉलेज कहाँ से लिया। तो सुकरात ने क्या किया, उसे जवाब देने के बजाय उसके बाजू से पकड़ा और उसे अपने साथ लेके चल दिया। तो वो शख्स समझा शायद ये मुझे बताने जा रहा है कि भाई कैसे इसने जो है इतना ज़्यादा नॉलेज गेन किया। वो उसे लेके जाता है आगे एक नदी है, उस नदी के बीच में लेके चला जाता है। जब नदी के बीच में पहुंचता है जहां पे पानी गर्दन तक है, अच्छा खासा गहरा पानी है, वहां पहुंच के सुकरात क्या करता है कि उसके सर को जो है पकड़ता है बहुत ज़ोर से और पानी में डुबो देता है उसके सर को। अब अजीब सी कंडीशन है कि उसने पूछा कि भाई तुमने इतना ज़्यादा नॉलेज कैसे हासिल किया। तो वो क्या कर रहा है, वो उसे पकड़ के जाके नदी में उसको डुबकी देना स्टार्ट हो गया। तो सुकरात तो था भी बड़ा बहादुर शख्स, उसके बारे में कहा जाता था, जंगी उसने बड़ी लड़ी और बड़ी तगड़ी जान का वो मालिक था। तो अब सुकरात जैसी जान के शख्स से वो कैसे बचे। खैर उसने तो काफ़ी हाथ पाँव चलाए, लेकिन जब उसने महसूस किया कि अब उसका सांस घुटने लगा और शायद अगर उसने अब पूरी कोशिश ना की तो वो मर जाएगा, तो उसने क्या किया, उसने पूरी जान लगा दी अपना सर बाहर निकालने के लिए। उसने अपना सर बाहर निकाल लिया। जैसे ही सर बाहर निकाला, पहले तो वो 1-2 मिनट कुछ समझा नहीं, उसके बाद उसे बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा आया। पानी से बाहर आके उसने सुकरात को पहले तो अच्छी खासी सुना दी कि यार मैं तो तुम्हारे पास पूछने आया था कि भाई तुमने नॉलेज कैसे हासिल किया और तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, तुम तो मुझे मारना चाह रहे हो, तुम तो ये हो वो हो, काफ़ी सारी बातें कह के। तो उसने कहा ये क्या बात हुई। तो सुकरात ने उससे कहा देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, तुमने मुझसे पूछा कि मैंने नॉलेज इतना ज़्यादा कैसे हासिल किया, तो मैं तुम्हें वही बता रहा था कि इतना ज़्यादा नॉलेज मैंने कैसे हासिल किया। सुकरात ने उसने कहा एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे उस टाइम पे सबसे शदीद ख्वाहिश तुम्हारी क्या थी। उसने कहा सबसे शदीद ख्वाहिश ज़िंदगी थी, बचना था। ऐसा ही है, तो सांस लेना सबसे शदीद ख्वाहिश थी। कहा ऐसे ही कि जब जैसे तुम्हारे लिए पानी के अंदर सबसे शदीद ख्वाहिश सांस लेना थी, वैसे ही मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे शदीद ख्वाहिश इल्म लेना है। क्या आप समझे? जी हाँ, यही वो सीक्रेट था जो सुकरात को इतना ज़्यादा नॉलेजेबल बना के चला गया। तो उस शख्स को फिर समझ आई कि अच्छा यार ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में। तो ये बर्निंग डिज़ायर थी कि इतनी ज़्यादा शिद्दत एक ख्वाहिश की कि फिर वो हासिल हो ही हो। लेकिन जब तक एक सिंपल डिज़ायर होगी, एक सिंपल ख्वाहिश होगी, तो तब तक वो अचीव नहीं हो सकेगी। लेकिन जब क्या होगा कि उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर शामिल हो जाए, शिद्दत शामिल हो जाएगी, पैशन शामिल हो जाएगा, तो वो हर सूरत आप अचीव करेंगे, क्योंकि उसके बिना आपका सर्वाइवल नहीं है, उसके बिना आपके लिए मौत है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल ये है कि जब 711 के अंदर तारिक बिन ज़ियाद जो हैं वो जबल तारिक से जाते हैं, होते हुए जाते हैं और स्पेन में दाखिल होते हैं, तो उस टाइम पे उनका जो मुकाबला है वो 84,000 की फ़ौज के साथ होता है। 84,000 की जो आर्मी है वो उनके सामने होती है, और उनकी जो अपनी आर्मी है वो जस्ट 7,000 होती है। 7,000 की आर्मी के साथ वो स्पेन में दाखिल होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जबल तारिक क्रॉस करते हैं और समंदर क्रॉस करके उस साइड पर अपनी कश्तियाँ उतारते हैं, तो ऑर्डर दे देते हैं कि भाई कश्तियों को जला दिया जाए। जी हाँ, क्या कहते हैं, कश्तियों को जला दिया जाए। अब सारे हैरान होते हैं, लेकिन कमांडर का ऑर्डर है, फॉलो तो करना है। वो क्या करते हैं जी, वो कश्तियों को जला देते हैं। अब जब कश्तियों को जला दिया तो अब उसके बाद उन्होंने आगे बढ़े और तारिक बिन ज़ियाद ने एक स्पीच दी कि भाई देखो अब हमारे पास सिवाय जीतने के और कोई रास्ता नहीं, इसलिए अब जीत हमारी मजबूरी है, अब जीत हमारी बर्निंग ऑब्सेशन है, बर्निंग डिज़ायर है। और इसी शिद्दत के साथ वो जाते हैं और जाके वो स्पेन को फ़तह करते हैं, और 800 साल तक वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत रहती है। किस पे? सिर्फ एक डिसीजन पे, एक बर्निंग डिज़ायर के ऊपर। कि तारिक बिन ज़ियाद को इस बात का आइडिया था कि सामने का जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा है। अगर ये सोचेंगे कि हम उससे लड़ नहीं सकते और हम वापस आ जाएंगे अगर हम हार गए, तो ये कभी नहीं जीत सकते। क्यों? प्ले टू विन नॉट टू लूज़। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि तारिक बिन ज़ियाद की जानते थे कि जब वो जीतने के लिए खेलेंगे तो वो जीतेंगे, लेकिन जब वो नॉट टू लूज़ इसके लिए खेलेंगे कि उनके पास से कुछ ना जाए, वो कभी नहीं जीत सकते। तो यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो पहला पॉइंट है, जो पहला चैप्टर है थिंक एंड ग्रो रिच का, वो यही बताता है कि भाई आपकी जो कामयाबी है वो बहुत बड़ी है, वो एक जायंट है,
अगर आपने उसे हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपनी कश्तियाँ चलानी पड़ेंगी, अपनी वापसी के रास्तों को बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वरना आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप कामयाब हों। वरना डिज़ायर्स तो लाखों होंगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा कि आप कोई एक डिज़ायर जो है उसे अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।